दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो मोबाइल दीपक ठाकुर पर। आज की कहानी का शीर्षक है वो आखिरी खत। मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में, जहां हर चेहरा एक कहानी कहता है, वहीं एक वृद्धाश्रम की खामोश दीवारों के पीछे एक अधूरी दास्तान सिसक रही थी। ये कहानी है 78 वर्षीय सुधा देवी की, जिनकी आंखों में बीते कल की परछाइयां और दिल में एक अधूरा खत था। अकेलेपन की वजह से एक मायूसी छाई हुई थी उनकी जिंदगी में। मुंबई की भीड़भाड़ भरी जिंदगी में भी सुधा देवी का घर एक शांत, सजीव और स्नेह से भरा हुआ कोना हुआ करता था। उनका जीवन उनके पति अजय और दो बेटियों नीरा और राधा के इर्द गिर्द घूमता था। अजय एक ईमानदार और साधारण स्वभाव के सरकारी कर्मचारी थे। वे अपनी पत्नी और बेटियों से बेहद प्रेम करते थे। नीरा और राधा दोनों ही पढ़ाई में होशियार थीं। सुधा देवी ने अपने जीवन का हर क्षण अपनी बेटियों को संवारने में लगा दिया। उन्हें अच्छे संस्कार दिए, आत्मनिर्भर बनाया और समय समय पर छोटी छोटी खुशियों में जीना सिखाया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले नीरा की शादी हुई एक अच्छे शिक्षित परिवार में। फिर कुछ सालों बाद राधा भी अपने जीवन साथी के साथ एक नए शहर में बस गई। सुधा देवी और अजय ने दोनों बेटियों की शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर वे दोनों एक बार फिर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगे, पहले की तरह। बेटियां शादी के बाद व्यस्त हो गई थीं। पहले कुछ सालों तक तो त्योहारों पर, छुट्टियों में दोनों आती थीं। लेकिन जैसे जैसे उनके अपने परिवार और जिम्मेदारियां बढ़ी, वैसे वैसे माँ बाप से मिलने का समय घटता गया। सुधा देवी अक्सर अजय से कहती, समय कितना बदल गया है ना। पहले हमारे घर में हंसी ठिठोली गूंजती थी, अब खामोशी का बसेरा है। अजय हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, हमने उन्हें उड़ना सिखाया है सुधा। परछाइयां लौटती हैं, पर परिंदे नहीं। फिर एक दिन वह अनहोनी हो गई, जिसकी सुधा देवी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अजय एक दफ्तर के काम से बाहर निकले थे, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अजय ने दम तोड़ दिया। सुधा देवी की दुनिया जैसे वहीं थम गई। वह स्तब्ध रह गईं। जिस व्यक्ति ने जिंदगी के हर पल में उनका साथ दिया, वह अचानक उन्हें छोड़कर चला गया था। घर की दीवारें अब और भी वीरान हो गईं। शुरुआत में नीरा और राधा कुछ हफ्तों तक मां के पास आकर रहीं। उन्होंने मां को सांत्वना दी, पर उनका अपना जीवन उन्हें वापस बुला रहा था। बच्चे, पति, काम, स्कूल, और फिर मां अकेली रह गईं। सुधा देवी की उम्र बढ़ने लगी थी और साथ ही शुरू हुए कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और सबसे अधिक अकेलेपन की पीड़ा। कभी कभी बाजार तक जाना भी मुश्किल हो जाता। रसोई में काम करना अब बोझ लगने लगा। बेटियों को जब ये पता चला कि माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने आपस में बात की। नीरा बोली, माँ अकेले कैसे रहेंगी? हमारे पास भी उन्हें लाकर नहीं रख सकते, यहाँ की जगह बहुत छोटी है। राधा ने भी यही कहा, मेरे सास ससुर पहले से ही बीमार हैं, माँ को वो आराम नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने मां से वृद्धाश्रम में रहने का प्रस्ताव रखा। पहले तो सुधा देवी का दिल टूट गया, लेकिन फिर उन्होंने बेटियों की मजबूरी समझी। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। शायद इसलिए कि उन्हें एहसास हो गया था, कभी कभी अपनों की मौजूदगी की जगह जिम्मेदारियां ले लेती हैं। इस तरह सुधा देवी एक सूटकेस और अजय के कुछ पुराने खतों के साथ वृद्धाश्रम चली आई। उनके जीवन का एक और अध्याय अब एक नई जगह पर शुरू होने जा रहा था, जहां लोग साथ होते हैं, लेकिन रिश्ते अक्सर पीछे छूट जाते हैं। वृद्धाश्रम में दिन एक जैसे बीतते। सुधा देवी की दिनचर्या में अब किताबें थी, पुराने गाने और एक पुराना बक्सा, जिसमें अजय के लिखे खत थे। हर रात वह एक खत पढ़ती, जैसे अजय से बात कर रही हूँ। वृद्धाश्रम की दीवारों के भीतर समय जैसे ठहरा हुआ था। हर दिन की शुरुआत सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि एक सी दिनचर्या से होती थी। वही दवाइयाँ, वही चाय और वही चुप्पियाँ। लेकिन उस दिन एक नई रोशनी आई। स्नेहा। स्नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखती थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसने वृद्धाश्रम में वॉलंटियर बनने का फैसला किया था। जब वह पहली बार वृद्धाश्रम आई, तो उसकी ऊर्जा और मुस्कान ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन सुधा देवी उस भीड़ से अलग थी, शांत, गुमसुम और सबसे कोने में बैठी एक पुरानी डायरी के पन्नों से बात करती हुई। स्नेहा ने जब पहली बार सुधा देवी से बात करने की कोशिश की, तो उन्हें बस एक हल्की मुस्कान मिली। पर स्नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी।
हर दिन वह कुछ समय उनके पास बैठती, उनके लिए अखबार पढ़ती, पुराने गाने गुनगुनाती और कभी कभी उनके लिए फूल लाती। धीरे धीरे सुधा देवी का दिल खुलने लगा। उन्होंने स्नेहा को अपनी जिंदगी की बातें बतानी शुरू की, अजय के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में, और वह अधूरा खालीपन जो अब जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब स्नेहा ने पूछा, दादी आप सबसे ज्यादा किसकी याद करती हैं? सुधा देवी की आंखें भर आईं। बोली, अजय की तो आती ही है, लेकिन बेटियां, कभी कभी लगता है मैंने उन्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी, अब वो लौटती ही नहीं। स्नेहा की आंखों में कुछ सवाल तैरने लगे। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? उन्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि उनकी माँ अब भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती हैं। सुधा देवी ने पहले तो मना किया, लेकिन स्नेहा की मासूम जिद और सच्ची ममता देखकर वे मान गईं। उन्होंने दोनों बेटियों के फोन नंबर और पते स्नेहा को दिए। स्नेहा ने सबसे पहले नीरा से संपर्क किया। फोन उठाते ही उसने खुद को वृद्धाश्रम की एक वॉलंटियर बताया और बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। आपकी माँ यहाँ हमारे साथ रहती हैं। मैं उनसे रोज मिलती हूँ और बस ये कहने के लिए कॉल किया है कि वो अब भी आपको बहुत याद करती हैं। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर नीरा की धीमी आवाज आई, मैं जानती हूँ, पर वक्त नहीं मिल पाता। क्या वो ठीक हैं? ठीक हैं, लेकिन खुश नहीं। स्नेहा ने सीधी बात कही। फिर उसने वही बात राधा से भी की। राधा थोड़ी भावुक हो गई। मैं माँ को यहाँ बुलाना चाहती थी, लेकिन पति और बच्चों की जिम्मेदारियां। स्नेहा ने विनम्रता से कहा, शायद आपको सिर्फ एक बार आकर माँ की आंखों में देखना चाहिए। जवाब वहीं मिल जाएगा। दोनों बहनों ने मिलने का निर्णय लिया। एक रविवार, जब सुधा देवी वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठी थी, दो गाड़ियां एक साथ आकर रुकी। नीरा और राधा दोनों अपने अपने बच्चों और पतियों के साथ आई थीं। सुधा देवी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर जैसे ही बेटियां उनके पास आईं और गले लग गईं, वह सालों पुराना बांध टूट गया। आंसू, मुस्कान, पछतावा सब एक साथ बह निकला। नीरा ने कहा, माँ अब और अकेली नहीं रहेंगी आप, हम सब मिलकर देखभाल करेंगे आपकी। राधा ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा, अब आपके लिए हम सबकी जिंदगी में जगह बनेगी। सबसे पहले वृद्धाश्रम के आंगन में उस दिन पहली बार बच्चों की हंसी सुनाई दी। सुधा देवी की आंखों में चमक लौट आई थी। उस रात सुधा देवी ने अजय के नाम लिखा हुआ अपना आखिरी खत निकाला। वह अधूरा था और उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अजय, मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारी भेजी हुई परछाइयों के बीच, पर शायद अब कोई मुझे फिर से रोशनी की ओर ले जा रहा है। उस दिन वह खत उन्होंने जला दिया। अब उसे पूरा करने की जरूरत नहीं थी, जिंदगी ने खुद उसे एक नई इबारत दे दी थी। सुधा देवी अब अपने पुराने घर में नहीं, लेकिन एक नए रिश्तों से भरे घर में थी, जहां बेटियां थी, उनके बच्चे थे, और थी वो ममता जो वर्षों बाद फिर से जीवित हो उठी थी। नीरा और राधा ने आपस में जिम्मेदारियां बांट ली थीं। महीने के कुछ दिन सुधा देवी नीरा के घर रहती, फिर राधा के पास चली जाती। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी के पास नहीं, बल्कि साथ हैं। संध्या समय उनके लिए सबसे खास होता। दोनों बेटियां अपने अपने बच्चों को लेकर उनके पास बैठती और कहानियां सुनती, अजय की, पुरानी रसोई की, और उन दिनों की जब पूरी दुनिया उनके छोटे से घर में समा जाती थी। एक दिन स्नेहा भी मिलने आई। सुधा देवी ने उसे गले लगाया, जैसे कोई माँ अपनी तीसरी बेटी को लगा रही हो। तुमने सिर्फ मुझे मेरी बेटियां नहीं लौटाई स्नेहा, उन्होंने कहा, बल्कि मुझे खुद से जोड़ दिया। स्नेहा मुस्कुराए और बोली, मैंने कुछ नहीं किया दादी, सिर्फ जो दिल कहता था वो किया। उस दिन सबने मिलकर वृद्धाश्रम वालों के लिए एक भोज भी आयोजित किया। सुधा देवी ने अपने हाथों से खीर बनाई, वही खीर जो अजय को बहुत पसंद थी। वृद्धाश्रम की एक महिला ने उनसे कहा, आज तो जैसे आपके हाथों में फिर से जिंदगी का स्वाद लौट आया है। सुधा देवी मुस्कुराई। उन्हें अब समझ आ गया था, अकेलापन उम्र से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम खुद को किसी से जोड़ना बंद कर देते हैं। अब वे रोज सुबह उठती, तुलसी में जल देती, बच्चों को टिफिन देती, और फिर अपनी उसी पुरानी डायरी में एक नया पन्ना जोड़ देती। फर्क बस इतना था कि अब उसमें अधूरे खत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के एहसास लिखे होते थे। समापन संदेश। जिंदगी कभी कभी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं।
पर वहीं कोई अनजान मुसाफिर, कोई मासूम स्नेहा हमें फिर से जोड़ देता है अपनों से और खुद से भी। यही जीवन की असली जीत है, जहां रिश्ते वापस लौट आते हैं और दिल फिर से घर बना लेते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय रहते अपने अपनों से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक छोटा सा प्रयास, एक पत्र, एक कॉल रिश्तों में नई जान फूंक सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी के साथ।